हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी को डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो पीएचडी के लिए सीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी बताऊँगी बाई यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिकॉज इसमें मैंने वो सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं जो आपको मोस्टली पूछे जाते हैं इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दो दिन के बाद है। सो बेसिकली इट इज़ ऑन 4th जून। दैट्स वाई बहुत नज़दीक है। सो आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ओके, दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप डॉक्टर RMLAU PhD CET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस एग्ज़ाम में आपको 50% MCQs ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स वे ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से गारंटीड आप सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई आपको 80% MCQs इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD CET एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस जो है वो बहुत कम है, विच इज़ 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन का वादा करती है कि आप गारंटीड PhD CET एग्जाम को क्वालिफाई करोगे ही। सो आप सभी के पास अभी तो 2 ही दिन बचे हैं एंड इन 2 डेज में अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से स्टडी करना है देन ऑब्वियसली दिस कोर्स इज फॉर यू। सो इस कोर्स की मदद से आप सारे के सारे टॉपिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के कवर कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो। आपको किसी और दूसरे सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, now let us start with this session. Now the question 1 is, which of the following is the objective of the research? Now इनमें से कौन सा रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एम या फिर पर्पस है। ओके, टू बिकम फैमिलियर विथ अ फेनोमिनन, अगर आपको किसी फेनोमिनन के साथ फैमिलियर होना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, सो फॉर दैट, या फिर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स के बीच के कॉजल रिलेशनशिप होते हैं, ओके, उनके रिलेशन के आधार पर अगर आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो एंड उसी हाइपोथेसिस को अगर आप टेस्ट करते हो देन दैट, या फिर टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी with which something occurs or with it is associated with something else, या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करना है कि अगर कोई भी चीज़ हमेशा हो रही है बार बार देन वो क्यों हो रही है एंड कैसे हो रही है एंड वाई इट इज़ ऑकरिंग एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से कि समथिंग सिचुएशन विच इज़ ऑकरिंग फ्रीक्वेंटली। ओके, दैट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4, बिकॉज ये सारे के सारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आपको किसी नए फेनोमिनन के साथ अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ फैमिलियर होना है, तब भी आप रिसर्च करते हो। अगर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तब भी आप रिसर्च करते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी जाननी है तब भी आप रिसर्च करते हो, या फिर अगर आपको किसी वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप को जानना है तब भी आप रिसर्च करते हो। सो काफ़ी सारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही 3 ऑब्जेक्टिव्स है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड बेसिकली दिस ऑब्जेक्टिव्स आर डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्टली आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च इज बेसिकली, नाउ रिसर्च ये क्या होता है? वेदर इट इज़ अ मेथोडोलॉजी ऑफ इंक्वायरी, whether it is the search of truth or whether it is a systematic exploration of facts or whether it is all of the above.
So obviously research is basically all of the above. Your correct answer should be 4 because research ये एक methodology है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी इंक्वायरी कर सकते हो. methodology का मतलब होता है कि रिसर्च में काफ़ी सारे देखो साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं एंड इन सारे साइंटिफिक स्टेप्स को यूज़ करके आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हो. इंक्वायरी मीन्स अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, देन दिस इज कॉल्ड एज इंक्वायरी, राइट. एंड उस इंक्वायरी को करने के लिए जितने भी सारे साइंटिफिक स्टेप्स आप यूज़ करते हो, ओके, सो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द रिसर्च. अगेन रिसर्च इज द सर्च ऑफ ट्रूथ. ओके, अगर आपको ट्रुथ को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, देन दैट इज नथिंग बट द रिसर्च. एंड रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स. सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स यानी कि जितने भी फैक्ट्स है, जितनी भी रियलिटी है, उस रियलिटी को आइडेंटिफाई करना. एक्सप्लोर करना यानी कि आइडेंटिफाई करना. ओके, सो जितने भी सारे फैक्ट्स है उनको अगर आप सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करने लगते हो, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द रिसर्च. एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यूज्ड? ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये आप कहाँ पे यूज़ करते हो? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फेयरली, ओके, और अनबायस्ड. अगर आप निष्पक्ष दिखा के अगर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. सो इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स या फिर इन रिसर्च या फिर इन नॉर्मल बिहेवियर या फिर इन ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशंस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये हमेशा आप रिसर्च में यूज़ करते हो. एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो, रिसर्च में काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं एंड उसमें से सबसे जो बड़े मेथड्स है, ओके, वो होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड, राइट. सो जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो एंड फॉर द क्वांटिटेटिव मेथड आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है. एंड जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं देन उसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हैं. बट इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च उसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ नहीं किया जाता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है, participant observation. So both of these concepts are really very different and that's why देखो, अगर objective observation को आपको इस्तेमाल करना है, so you can use it in conducting experiments. Okay, that's why here your correct answer should be 1. Inferring about the whole population on the basis of the observations made on a small part is called. Okay, अगर आप एक वोल पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि अगर आप वोल पॉपुलेशन के बारे में एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हो एंड वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच आर मेड ऑन अ स्मॉल पार्ट. ओके, ऐसे स्मॉल पार्ट के आधार पर अगर आपने ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशंस अगर आपने वोल पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, देन बेसिकली उस इन्फरेंस को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव इन्फरेंस, वेदर इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इन्फरेंस, वेदर इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव इन्फरेंस और वेदर इट इज कॉल्ड एज सूडो इन्फरेंस. सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के इन्फरेंस को इंडक्टिव इन्फरेंस कहा जाता है. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो प्रकार के इन्फरेंसेस काफ़ी होते हैं एंड बोथ आर डिडक्टिव इन्फरेंस, दिस वन, एंड इंडक्टिव इन्फरेंस. सो इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से ही ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड ये ऑब्जर्वेशंस आप स्मॉल पार्ट्स को देख के बनाते हो एंड बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस यू मेक अ थियोरी. दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इन्फ्लुएंस एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव इन्फ्लुएंस को यूज़ किया जाता है. बट डिडक्टिव इन्फ्लुएंस, this is used in the quantitative research, quantitative, basically quantitative, fine. And in this quantitative research method आपके पास पहले से ही थियोरी होती है, आपके पास पहले से ही टेक्स्ट्स होते हैं, यू हैव द कॉन्सेप्ट, बट बेस्ड अपॉन दैट यू मेक अप द हाइपोथेसिस, यू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस एंड देन आफ्टर दैट आपको एक रिजल्ट्स मिलते हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट रिजल्ट्स आप एक conclusion बनाते हो. So this is called as deductive inference. So both of these inferences are exactly opposite to each other and that's why here whatever they have asked you,
So this is nothing but the answer to that is inductive inference. Okay, a hypothesis is a, now hypothesis क्या है, whether it is a tentative statement whose validity is still to be tested, या फिर supposition which is based upon the past experiences, या फिर statement of fact, या फिर all of the above. So students, hypothesis is nothing but the prediction. So basically this is the prediction about the solution of your research problem, and that's why here your correct answer should be 1, because it is a tentative statement जिसकी validity आपको test करनी है in your research process by using different statistical techniques. Okay, that's why here your correct answer should be 1, because hypothesis is a tentative statement जिसकी validity आपको test करनी है. Okay, what do you mean by synopsis of a research project? Now research project का जो synopsis होता है उसे exactly क्या कहा जाता है और what is the meaning of it? So whether it is a blueprint of research or whether these are the extracts from the research observations or whether it is a plan of the research or summary of the findings of the research. So obviously synopsis का मतलब होता है summary. Okay, and all of you know that synopsis का मतलब होता है summary, and that's why research project का जो synopsis होता है उसका मतलब यही होता है कि summary of the findings of the research. So whole research process में आपको जितने भी सारे findings मिलते हैं उसकी जो summary होती है, okay, this is nothing but the synopsis of a research project. Okay, that's why here your correct answer should be 4. एंड जो रिसर्च सिनॉप्सिस होता है, रिसर्च सिनॉप्सिस, ओके, रिसर्च सिनॉप्सिस, दिस इज नथिंग बट द प्लान ऑफ द रिसर्च, बट synopsis of a research project is the summary of the findings of the research. So don't confuse between these two things. Okay, and blueprint of research is the research design. Okay, research design को कहा जाता है blueprint of the research. So these are the different concepts in the research methodology. What do you mean by an assumption? Now assumption का मतलब क्या है? Whether it is a framework in which research work has to be done, it simplifies the logical process of arriving at the solution, it is a restrictive condition, या फिर none of the above. So students, what is the meaning of assumption? So जैसे कि हमने अभी देखा, assumption is nothing but the prediction. This is nothing but the hypothesis, right? कि exactly आपके research के results क्या आने वाले हैं. Okay, and that's why this is basically the statement which simplifies the logical process of arriving at the solution. Okay, so ये एक statement होता है, assumption ये एक statement होता है, ये लॉजिकल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है. किस प्रकार के लॉजिकल प्रोसेस को? ऐसे लॉजिकल प्रोसेस को जिसकी मदद से आप सोल्यूशन तक आ जाते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. ओके, नेक्स्ट, a null hypothesis. Now what is the meaning of null hypothesis? What is that? Whether it is a hypothesis of no difference, hypothesis that assigns value of 0 to the variable, hypothesis of zero significance, or none of the above. So students, null hypothesis is the hypothesis, or you can say it is only the hypothesis जिसको आप क्या करते हो? टेस्ट करते हो in the research process. Okay, एंड नल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, वो हमें बेसिकली प्रेडिक्ट करता है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस. ओके, द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज, नाउ सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है? वाई वी यूज सैम्पलिंग इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी? बिकॉज ये टाइम सेविंग है, बिकॉज ये कैपिटल सेविंग है, या फिर इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि टाइम सेविंग एंड कैपिटल सेविंग. सो स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज हम टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, एंड दैट्स वाई हम लोग टारगेट पॉपुलेशन में से कई सैम्पल्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं एंड उनको हम लोग टेस्ट करते हैं, एंड जो टेस्ट के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो रिजल्ट्स हम लोग टारगेट पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं.
नॉट ओनली कंपेयर, बेसिकली आप क्या करते हो, आप जनरलाइज करते हो रिजल्ट्स को, ओके, टू द टारगेट पॉपुलेशन। एंड दैट्स वाई सैम्पलिंग हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई अगर आप सैम्पल्स को ओनली सिलेक्ट करके उनके ऊपर स्टडी करते हो, देन आपका टाइम सेव हो जाता है, एज वेल उसकी वजह से कैपिटल सेविंग भी होता है। कैपिटल सेविंग यानी कि कॉस्ट को आप सेव करते हो। देखो, टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए बहुत कॉस्ट की ज़रूरत भी आपको लगेगी, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है। बट अगर आप सैम्पल्स को स्टडी करते हो, देन उसको कॉस्ट भी आपको कम लगेगी कंपेयर टू टारगेट पॉपुलेशन। दैट्स वाई इससे टाइम सेव हो जाता है, दैट्स वाई कैपिटल भी सेव हो जाता है। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 4, दैट इज बोथ ए एंड बी। इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके सैंपल को टेस्ट करे हो। अगर टारगेट पॉपुलेशन है या फिर सैंपल है, ओके, दोनों को भी टेस्ट करने के लिए एक्यूरेसी तो उतनी ही होगी, बिकॉज एक्यूरेसी इज डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को यूज़ करके उनको टेस्ट करे हो। सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बोथ ए एंड बी। The method of randomization involves, now method of randomization में क्या क्या आता है और इनमें से कौन से randomization के methods है। So whether it is lottery method, whether it is coin method, whether it is Tippett's table of random digits or all of the above. So students, basically ये सारे के सारे randomization के methods है, because इन सभी मेथड्स में आप रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करे हो। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी सारे टारगेट पॉपुलेशन में लोग होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बेसिकली उन सभी को इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज कॉल्ड एज रैंडमाइजेशन मेथड। एंड रैंडमाइजेशन मेथड में ये सारे के सारे मेथड्स आते हैं, बिकॉज लॉटरी मेथड इज नथिंग बट द रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, बिकॉज इसमें जितने भी सारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं उनको आप एक ऐसे नंबर्स देते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड एन नंबर ऑफ नंबर्स, ओके, एंड उन्हीं नंबर्स को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो। जैसे अगर आपने रैंडमली 2 को सिलेक्ट किया है, देन रैंडमली यू विल सिलेक्ट 10, देन यू विल सिलेक्ट 20, देन यू विल सिलेक्ट 25, सो लाइक दैट। सो आप रैंडमली नंबर्स को ऐसे सिलेक्ट करते हो। बट यही डिफरेंस है रैंडम सैम्पलिंग एंड लॉटरी मेथड में, कि लॉटरी मेथड में आप नंबर्स असाइन करके आप नंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, बट इन द रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आप रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को एज इट इज सिलेक्ट करते हो। बट लॉटरी मेथड में नंबर्स देने के बाद उन्हीं नंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। कॉइन मेथड तो आप सभी को पता होगा। सो जैसे कि हेड एंड टेल्स होते हैं कॉइन के। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेड को कंट्रोल ग्रुप के साथ असाइन करोगे, देन टेल को आप ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ असाइन करोगे, एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो वैसे भी आपके पास होंगे ही। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप ऐसा रैंडमली असाइन करते हो कि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर हेड आएगा देन कंट्रोल में जाएंगे, अगर टेल आएगा देन ट्रीटमेंट में जाएंगे। सो जैसे कि हेड एंड टेल दोनों ही यहाँ पे यू कैन से कि चांसेस है, दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कि वो इधर कंट्रोल ग्रुप में चले जाए या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप में चले जाए, ओके। दैट्स वाई ये भी एक रैंडम मेथड है ऑफ सिलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स। एंड टिपीट्स टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, ये भी एक रैंडमाइजेशन का ही मेथड है। एंड ये जो मेथड है ये बेसिकली टिपीट इस साइंटिस्ट ने दिया था, ओके, टिपीट, okay. So Tippett's random number of tables consist of 41,600 random digits, okay. So इसमें 41,600 random digits होते हैं, and these 41,600 random digits are grouped into 10,400 sets of 4-digit random number, okay. So बेसिकली इस टेबल में 41,600 रैंडम डिजिट्स होते हैं, एंड इन सारे रैंडम डिजिट्स को आप ग्रुप करते हो इनटू 10,400 4 डिजिट रैंडम्स नंबर में, ओके। एंड आप
जितने भी पॉपुलेशन होता है आपके पास, टारगेट पॉपुलेशन, सो उसके अंदर जितने भी सारे यूनिट्स होते हैं, ओके, उन सारे यूनिट्स को आप एक टिपिट नंबर देते हो, ओके, एंड उनको आप देन रैंडमली सिलेक्ट करते हो। सो देखो, जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट आप सिलेक्ट करते हो, सो उसको आप हमेशा रैंडमली ही सिलेक्ट करते हो, ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग। सो अगर आप देखोगे लॉटरी मेथड एंड टिपिट्स टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, ये दोनों भी बेसिकली एक दूसरे के साथ सिमिलर है, बट यही डिफरेंस है कि ये एक टेबल है जिसमें सिस्टमैटिकली ऐसे रैंडम डिजिट्स होते हैं जिनको सिस्टमैटिकली ग्रुप किया जाता है इनटू 4 डिजिट रैंडम नंबर्स, एंड उन्हीं रैंडम नंबर्स को देन सिस्टमैटिकली पॉपुलेशन के यूनिट्स के साथ असाइन किया जाता है, एंड फर्स्ट नंबर को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ दिस, एंड दैट्स दिस इज अगेन द रैंडमाइजेशन मेथड। सो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।